हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे डीएसएसबी के फिजिक्स सॉल्यूशन 2018 से। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी आपके लिए, उसमें हमने शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था। यहाँ पर हम शिफ्ट 2 का नेचुरल साइंस का टीजीटी मेल कैंडिडेट्स के लिए जो क्वेश्चन पेपर 2018 में हुआ था वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, क्योंकि हम फिजिक्स के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम आपको लगेगा, वीडियो थोड़ी लंबी भी होगी। बट जितने भी मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा उसमें मोस्टली मैं आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन करवाऊंगा, और एक मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जो आप डायरेक्टली भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए नियर साइटनेस पर्सन कैन नॉट क्लियरली सी बियॉन्ड 200 सेंटीमीटर। मतलब कोई नियर साइडनेस पर्सन है। अब नियर साइडनेस क्या हो गया वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। नियर साइटेड, तो नियर साइटेड पर्सन को बोलते हैं हम जिसको मियोपिया की प्रॉब्लम हो, जिसको मियोपिया की प्रॉब्लम हो। तो ये कहा है कि ये 200 सेंटीमीटर के बियॉन्ड नहीं देख सकता। ठीक है, फाइंड द पावर ऑफ लेंस नीडेड टू सी ऑब्जेक्ट एट लार्ज डिस्टेंस। तो इसने पूछा है कि आपको पावर निकालनी है लेंस की जो कि इस पर्सन के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो देखो, पावर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f, और फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में। ठीक है, बट फोकल लेंथ तो हमें नहीं पता। अगर फोकल लेंथ पता लग जाए तो हमें पावर हम निकाल सकते हैं। बट एक मैं आपको डायरेक्ट हिंट पहले ये बता देता हूं कि मियोपिया जिसको होता है उसको कॉनकेव लेंस यूज करना होता है। मैंने भी कॉनकेव लेंस यूज हुआ है, किया हुआ है, और मियोपिया है मुझे भी। तो कॉनकेव लेंस में हमेशा जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी रहती है, नेगेटिव। तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी कैसी होगी, नेगेटिव। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि फर्स्ट और थर्ड तो इम्पॉसिबल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में पावर कैसी दे रखी है, पॉजिटिव। तो वो तो होंगे नहीं, तो या तो सेकंड होगा या फोर्थ होगा, और वही हमें निकालना है। तो दो ऑप्शन तो 50-50 तो हमने खेल लिया यहाँ पर। अब फोकल लेंथ निकालते हैं पहले। तो देखिए, 1/f इक्वल टू कितना होता है, 1/v, 1/u। लेंस, हमें लेंस इस्तेमाल करना है, तो लेंस के केस में जो फॉर्मूला होता है, एफ फोकल लेंथ है, वी इमेज का डिस्टेंस होगा, और यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक ये है कि जब भी किसी पर्सन को मियोपिया है, जब भी किसी पर्सन को मियोपिया है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा कितनी लो, इन्फिनिटी। ठीक है, अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है, जो कि इस केस में तो खैर नहीं है, बट अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा लो 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी लेकर के चलूंगा, इन्फिनिटी। और जो यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, इसको मैं कंसिडर करूंगा v। तो 200 सेंटीमीटर ये हमारी v की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब बस आपको यहाँ पर पुट करना है। तो 1/f इक्वल टू 1/v। v कितना, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस 1/u की वैल्यू कितनी रखनी है, इन्फिनिटी। तो आपको पता है कि 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 0। यानी कि अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करो तो f इक्वल टू कितना आ गया, 200 सेंटीमीटर। लेकिन आंसर देखो डायप्टर में है, तो आपकी फोकल लेंथ भी मीटर में होनी चाहिए। तो इस 200 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 200 मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻⁻2 से, मीटर में आ जाएगा। यानी कि फोकल लेंथ कितनी आ गई, 2 मीटर। तो फोकल लेंथ अगर आपकी 2 मीटर है तो पावर इक्वल टू 1/f होता है, 1/2। तो पावर कितना आ जाएगा, 0.5। और देखो यहाँ पर आपको -0.5 दे रखा था, प्लस 0.5 भी दिया हुआ था। तो हम माइनस वाला कंसिडर करेंगे, क्योंकि जिसको मियोपिया होता है उसको कॉनकेव लेंस की जरूरत पड़ती है, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। ओके, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, अगर समझ में भी नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें मैंने आपको 50-50 तो आपको पहले करवा दिया था कि फर्स्ट और थर्ड पॉसिबल नहीं होगा, तो सेकंड और फोर्थ में से एक आंसर होगा। वो हमने सोल्व करके देखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन एन ऑब्जेक्ट इज 10.64 किलोमीटर बिलो द सी लेवल। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर कोई समुद्र का
लेवल है उससे 64 मीटर 10.64 मीटर पर किलोमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट है। अ रिसर्च टीम सेंड्स डाउन अ सोनार सिग्नल, तो यहाँ पर ऊपर कोई रिसर्च टीम है जो कि रिसर्च कर रही होगी, वो उस पर एक सोनार सिग्नल भेजता है, यानी कि नीचे इस तरह से। आगे पूछा है आफ्टर हाउ लॉन्ग कैन इट एक्सपेक्ट टू गेट एन इको, यानी कि कितने समय बाद यहाँ से, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से टकरा करके वेव वापस जाएगी, तो पूछा है कि कितने समय बाद ये सिग्नल हमें वापस मिल जाएंगे, जो भी वहां पर रिसर्च कर रहा होगा। तो देखो ऐसे केस में आपका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है ये भी तो देखो। तो डिस्टेंस, पहले वेव नीचे गई और फिर ये ऊपर आ गई, तो टोटल डिस्टेंस जो भी होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 10.64 का 2 टाइम्स। मतलब हम 10.64 का डबल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट 10.64 नीचे है, तो पहले तो वेव नीचे जाएगी, फिर टकरा करके उतना ही ऊपर भी आ जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10.64 इंटू 2। अब स्पीड, स्पीड हमें दी हुई है 1520, तो यहाँ पर 1520 रखिए और टाइम हमें निकालना है। सो टाइम विल बी इक्वल टू कितना 10.64 इंटू में 2। अब एक चीज और देखो, ये किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को आपको मीटर मीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि स्पीड किस में दे रखी है, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और कर दो, तो यहाँ पर 10 की पावर 3 आ जाएगा अपॉन में 1520। ठीक है, अब बस आपको इसको सोल्व करना है और आपका आंसर आएगा 14 सेकेंड। मेथड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि डिस्टेंस हम 10.64 का डबल करेंगे, और क्योंकि ये किलोमीटर में था तो इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आपका जितने भी आप वैल्यू पुट करो ना, कोशिश करो उसको सेम यूनिट में रखने की, मतलब कि या तो सीजीएस में हो या एसआई में, जो भी आंसर दिया होगा उस हिसाब से आपको वैल्यू पुट करनी चाहिए। तो इसमें भी हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, बट क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है। आप जब इसको खुद से प्रैक्टिस करोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और जल्दी आप उसको कर पाओगे, बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी तेज होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और आपको निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पर आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना होता है, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए हो जाता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जितने भी रेजिस्टेंस है सबको रेसिप्रोकली ऐड करना होता है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 ओम है, 4, 6, 12 और 20 ओम है, और यहाँ पर 5 ओम है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप डायरेक्टली इन तीनों को देखो, ये तीनों किस में लगेंगे, आपको डायरेक्टली आप देख सकते हो वो पैरेलल में होंगे। और ये जो 20 ओम है ना, इसका भी कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, इन सबसे कॉमन पॉइंट से, तो 20 ओम वाला भी किस में हो जाएगा, पैरेलल में। ठीक है, यानी कि चारों रेजिस्टेंस, ये चारों रेजिस्टेंस किस में, पैरेलल में। अब इनका जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो 3 और 5 के साथ किस में होगा, सीरीज में। मैं आपको उसके लिए बना देता हूं, देखो यहाँ पर ये 3 ओम है पॉइंट ए पर, मान लो इन सब का 4, 6, 12 और 20 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, मैं इसको मान के चलता हूँ लेट आर डैश। ठीक है, तो ये आर डैश आ जाएगा इक्विवेलेंट इनका, और यहाँ पर क्या है 5 ऑलरेडी है 5, तो हमें तो ए और बी का चाहिए। तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना आएगा, 3 प्लस आर डैश प्लस 5, यानी कि 8 प्लस आर डैश। अब ये आर डैश पहले हम अलग से निकाल लेते हैं, जो भी आएगा उसमें हम 8 को ऐड कर देंगे, तो रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट। तो देखो जब आपके पास 4 रेजिस्टेंस है, आपको इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20। आपको क्या करना है, इन सब का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो जब इसका एलसीएम आएगा तो इसको हमें डायरेक्टली देखो, जो भी आपका 1/R इक्विवेलेंट आएगा उसको रेसिप्रोकल भी हमें करना होगा। तो जब आप इसको नेट आर इक्विवेलेंट निकालोगे, तो आपका जो आर इक्विवेलेंट आएगा, मैं उसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो आपका आर इक्विवेलेंट आएगा 20/11। बस अब आपको 20/11 यहाँ पर ऐड कर देना है, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा ए बी के बीच का 8 प्लस के 20/11। अब आप इसको 11 को 20 से डिवाइड कर लीजिए और उसको 8 में ऐड कर दो, तो आपका आंसर आएगा 9.8।
82 ओम। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन डायरेक्टली इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन देखिए, एलसीएम लीजिए 20/11 आएगा और यहाँ पे फिर उसको ऐड कर देंगे तो 9.82 आ जाएगा। मेरा मेन मकसद है कि आपको तरीका बताना कि करना कैसे है। तो आप भी जब भी इस वीडियो को देख रहे हो एक बार खुद से सॉल्यूशन खुद सोल्व करने की कोशिश करो, नहीं आ रहा तब मेथड देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार टेक्स 20 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। यानी कि मान लीजिए कोई कार आगे इस तरह से ट्रेवल कर रही थी और जब ये चल रही है आगे तो उसने ब्रेक अप्लाई करे आफ्टर सम टाइम। द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस इंटरवल इफ ब्रेक प्रोड्यूसेस अ रिटार्डेशन। हमें क्या करना है, जब उसने ब्रेक लगाने की कोशिश करे तो ब्रेक लगाने पर क्या होगा, उसमें रिटार्डेशन होगा, स्पीड कम हो जाएगी। तो वो दे रखा है कि जो रिटार्डेशन है वो कितना है, 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको पता है, वो पता होगा कि जब भी रिटार्डेशन होता है तो नेगेटिव साइन हमें लेना पड़ेगा क्योंकि फाइनल स्पीड हमारी कम है। तो एक चीज देखो, जब भी आप ब्रेक लगाओगे तो आफ्टर सम टाइम जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो रेस्ट में आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ क्या मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। हमें निकालना है डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल कर लेगा और टाइम हमें दिया हुआ है कितना, 20 सेकेंड। ठीक है, तो 20 सेकेंड बाद वो जाकर के रुक जाएगी। और एक्सेलरेशन भी हमें दिया हुआ है, मतलब वैसे रिटार्डेशन है बट हम उसको ए लिख रहे हैं, माइनस के 0.6। निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो देखो हमारे पास रिलेशन इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर मुझे वेलोसिटी देखो, फाइनल वेलोसिटी 0 है पता है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, एक्सेलरेशन पता है, डिस्टेंस नहीं पता। तो एक काम करते हैं, पहले u निकाल लेते हैं। अब u कैसे निकालें, तो आपके पास ये इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां से पहले आप निकालिए u, उस u की वैल्यू को यहाँ पुट करें और आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो करते हैं, फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन कितना, माइनस के 0.6 और टाइम कितना, 20 सेकेंड। तो यहाँ से u इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.6 मल्टीप्लाई में 20। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10 0। तो ये डायरेक्टली कितना आ जाएगा, u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। तो बस आप u की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 0, 12 का स्क्वायर, देखो प्लस 2, लेकिन एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन है तो माइनस के 0.6 मल्टीप्लाई में क्या, डिस्टेंस। और आपको डिस्टेंस निकालना है तो माइनस, आप डिस्टेंस को इस तरफ ले आओ तो हम लिख सकते हैं फिर से कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.6, 2 इंटू 0.6 इंटू में डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो s की वैल्यू कितनी आएगी, 144 अपॉन में 2 इंटू में 0.6, ये 10 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 72 यहाँ से ये जाएगा तो आंसर आपका आ जाएगा डायरेक्टली 120। ठीक है, 120। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। देखो ये जो शिफ्ट 1 में मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन था और इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन है। डीएसएसबी में काफी क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में है वो सेकंड शिफ्ट में भी है, थर्ड शिफ्ट में भी है, सिर्फ वैल्यू चेंज की गई है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक तो इनके काफी ज्यादा फेवरेट होंगे, जैसे ये था, यहाँ पर 2 इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, उसी से हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द 6 ओम रेजिस्टेंस। तो इसको भी मैं आपको 2 तरीके से करवाऊंगा। देखो अब तक जितने भी क्वेश्चन है वो सब 10th लेवल के ही है, 9th-10th लेवल के। तो इजिली अगर आप 9th-10th की प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आप काफी अच्छा, अगर आप मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में फिजिक्स ना भी पढ़ी हो, केमिस्ट्री और मैथ रहा हो, बायोलॉजी रही हो, तब भी आप इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं थोड़ी प्रैक्टिस से भी। तो यहाँ पर 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 1.2 एम्पियर करंट यहाँ से जा रहा है। तो हमें बताना है कि 6 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट पास होगा। तो इसको मैं 2 तरीके से करवाता हूँ। पहले एक काम करते हैं कि मान लेते हैं टोटल करंट कितना है, आई। तो कुछ करंट ऊपर चले जाएगा, मैं मान लेता हूँ I1, और कुछ करंट कहाँ चले जाएगा, नीचे, यानी कि I2। लेकिन आपको पता है कि जितना भी यहाँ से करंट आ रहा है वो जो ऊपर और इधर नीचे जाएगा वो I बराबर होगा I1 प्लस I2 के, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं इसको। ठीक है, दूसरा जो 6 ओम है और 4 ओम है,
इनके जो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा रहेगा, बराबर। तो मैं लिख रहा हूँ वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम बराबर होगा वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम के, और V इक्वल टू कितना होता है, आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, I जो 6 ओम रेजिस्टेंस में जाएगा इंटू R जो कि ऊपर वाला है, मैं इसको 6 यहाँ पर भी लिखूंगा वैल्यू, इंटू I जो 4 वाले में जाएगा, और R जो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो I देखो यहाँ पर I6 I1 मैं इसको मान लेता हूँ कि जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है इसमें I1 जा रहा है और इसमें I2। तो I1 इंटू R6 मतलब 6 यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, I2 नीचे इंटू रेजिस्टेंस कितना है इसका 4। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 3I1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2I2 के। अपना मेन टारगेट क्या है, I1 निकालना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो I की वैल्यू कितनी है 1.2 प्लस I1 प्लस I2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, मैं कह सकता हूँ इट विल बी इक्वल टू 3I1 अपॉन में 2 इक्वल टू I2। तो ये वैल्यू आप I2 की यहाँ रख दीजिए, 3I1 अपॉन में 2। अब आपको I1 निकालना है तो 1.2 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 2I1 प्लस 3I1 अपॉन में 2 को यहाँ पर 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 5I1 इधर। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 अपॉन में 5 जो कि आएगा 0.48 एम्पियर, ठीक है। तो एक तो इसका तरीका ये हो गया। एक और तरीका मैं आपको उसका डायरेक्ट बता देता हूँ। अगर आपको डायरेक्ट I1 निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो कि I1 बराबर होगा टोटल करंट कितना है मल्टीप्लाई में जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस है R2 अपॉन में दोनों का सम R1 प्लस R2। ये भी एक तरीका है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। I की वैल्यू कितनी है 1.2, R2 कितना है 4 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 यानी कि 4 प्लस 6 यानी कि 10, ठीक है। ये आप डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 12 इंटू 4 4.8 अपॉन में 10 तो कितना आ जाएगा 0.48 एम्पियर। तो इससे भी वही आ रहा है। तो जोन सा भी आपको इजी लगे, आई थिंक अगर टाइम बचाना है तो इसी को प्रेफर करना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना है कि क्या आएगा। अगर आप इसके अक्रॉस करंट निकाल रहे हो तो यहाँ पर R2 आएगा। अगर आप मान लीजिए इसके अक्रॉस करंट निकालना चाहते हैं ना, I2 निकालना चाहते हैं, तो बाकी सब कुछ सेम रहता है, बस यहाँ पर R1 आ जाता है, नीचे R1 प्लस R2 ही रहता। तो ये फॉर्मूला भी आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जब आपको टोटल करंट दिया हुआ है और इंडिविजुअल में करंट आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन डीएसएसबी का फेवरेट है। क्यों? ऐसे दो क्वेश्चन शिफ्ट 1 में थे और इस शिफ्ट 2 में भी ऐसे दो क्वेश्चन है, मतलब कंसेप्ट सेम है, भले ही वैल्यू अलग हो, थोड़ी बहुत चीजें डिफरेंट हो, बट कंसेप्ट वही है कि किसी बॉडी को वाटर में गिरा रहा है और वेट कम हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, अ पीस ऑफ ब्रास जो कि एलॉय होता है कॉपर और जिंक का, उसका वेट दिया हुआ है 12.9 ग्राम इन एयर। व्हेन कंप्लीटली इमर्स इन वेट, जब इसको कंप्लीटली पानी में आप इसको इमर्स कर रहे हैं तो वेट कितना हो गया 11.3। जाहिर सी बात है वेट कम हो जाएगा जब भी आप किसी बॉडी को पानी में डालोगे, क्योंकि अपवर्ड एक बाउंड फोर्स लग जाती है। आगे है कि व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर कंटेंट इन द एलॉय। तो आपको बताना है कि कॉपर कितना है इस पर्टिकुलर एलॉय में, और आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है कॉपर की और जिंक की। कॉपर की है 8.9 और जिंक की है 7.1। तो देखो सबसे पहले एक फॉर्मूला है, मैंने वो शिफ्ट 1 के लिए भी बताया था शिफ्ट 1 वीडियो में, कि जब आप किसी बॉडी को गिरा रहे हो तो उसका रियल वेट, उसका जो रियल वेट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसको बोल देते हैं लेट एपरेंट वेट। तो जो एपरेंट वेट होगा उस बॉडी का, एपरेंट वेट, वो बराबर होगा उस बॉडी का रियल वेट कितना था माइनस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कि कितना वेट उस पर्टिकुलर लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ है। तो पहले हम वेट ऑफ एपरेंट वेट निकाल दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 11.3 हो गया है एपरेंट वेट, तो यहाँ पर 11.3 आ जाएगा। जो रियल वेट था एयर में वो कितना है 12.9 माइनस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, यहाँ से हमारा फाइंड करेंगे हम। मैं इसको अभी के लिए WL लिख देता हूँ। तो WL बराबर कितना हो जाएगा 12.9 माइनस के 11.3। इसका आपको डिफरेंस लेना है,
ये आपका वेट आएगा किसमें, जो भी यूनिट आपकी एपरेंट वेट की थी यानी कि ग्राम में। ठीक है, तो इसका भी हम डिफरेंस लेंगे, ये किसमें आ जाएगा, ग्राम में। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको वैल्यू पुट करनी होगी। ये हमारा कितना आ जाएगा, 1.6। ठीक है, 1.6 ग्राम। ये हमारा है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कि कितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान रखना कि जो भी वेट बॉडी का मतलब उस पर्टिकुलर लिक्विड का डिस्प्लेस्ड हो रहा है वो बराबर होगा किसके, जितना यहाँ पर वो देखो, पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ होगा। तो आपको ये फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी वाटर की कितनी होती है, डेंसिटी वाटर की होती है 1, किसमें, सीजीएस में, ग्राम पर सीसी में। तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा। तो रो इक्वल टू है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा, मास अपॉन में रो। अब मास देखो, ये 1.6 ग्राम है ना, तो ग्राम तो क्या मास ही होगा, तो 1.6 अपॉन 1, तो ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो कि डिस्प्लेस्ड हुआ होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो कि डिस्प्लेस्ड हुआ होगा, ये आ गया हमारा 1.6 ग्राम। सॉरी, ये आएगा आपका यूनिट में, तो वॉल्यूम की यूनिट यहाँ पर रहेगी सीसी, सेंटीमीटर, सीसी सेसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा वॉल्यूम आ गया कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा। अब देखो, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ होगा ये वॉल्यूम बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ बॉडी के, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रास के, जो भी यहाँ पर मेटल था आपका एलॉय था। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रास कितना आ गया, 1.6 सीसी। अब आप एक चीज देखिए, जो वो पर्टिकुलर ब्रास है उसमें कॉपर भी है और उसमें जिंक भी है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो वॉल्यूम होगी ब्रास की, ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्लस वॉल्यूम ऑफ जिंक। ठीक है, यहाँ तक मैंने क्या करा, जो नेट वॉल्यूम होगी ब्रास की वो दोनों की वॉल्यूम के बराबर होगा। अब एक काम करते हैं कि लेट एज्यूम कर लेते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मास ऑफ कॉपर। तो एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स क्या है, मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर। और हमें क्या दे रखा है, हमें डेंसिटी दे रखी है कॉपर की और जिंक की, दोनों की डेंसिटी दे रखी है 8.9। 8.9 क्या है, 8.9 है हमारी कॉपर की डेंसिटी, और जिंक की डेंसिटी कितनी है, 7.1। ठीक है, तो फिर से देखो, अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ब्रास कितनी है, 1.6, 1.6। अब वॉल्यूम ऑफ कॉपर, वॉल्यूम ऑफ कॉपर वैसे हमें निकालना नहीं है, तो एक काम करते हैं, देखो वॉल्यूम से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है मास से, मास निकालना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मास अपॉन डेंसिटी। तो हम हमें माना क्या है, हमने माना है कि जो मास है कॉपर का वो कितना है, एक्स। तो एक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉपर में लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ कॉपर को मैं लिख रहा हूँ एक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर प्लस यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्या है, जिंक है, तो जिंक कितना हो जाएगा, देखो हमें टोटल वेट दे रखा है 12.9, तो 12.9 पूरे ब्रास का है, और एक्स किसका मैंने मान लिया, एक्स मैंने मान लिया कॉपर का। तो इसमें जो जिंक होगा वो कितना हो जाएगा, 12.9, 12.9 माइनस के 12.9 माइनस के एक्स अपॉन में आप डिवाइड कर दीजिए इसको किससे, जो इसकी खुद की डेंसिटी है यानी कि डेंसिटी ऑफ जिंक। ठीक है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर बाकी का काम मैं यहाँ पर करूंगा। हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई, बस अभी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स क्या है, मास ऑफ कॉपर। तो देखो 1.6 एक्स अपॉन, हमारे पास कॉपर की डेंसिटी है कितनी, 8.9 प्लस 12.9 माइनस के एक्स अपॉन में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7.1। तो यहाँ से सिर्फ आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो एक्स की वैल्यू आपकी आएगी सोल्व करके, वो आएगी 7.6 ग्राम। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने आपको सिर्फ मेथड के बारे में बताया है, कैलकुलेशन आपको एक बार खुद से करके देखनी है कि कितना आ रहा है, वो आएगा 7.6 ग्राम। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना था, डेंसिटी हमें दी हुई थी कॉपर की भी जिंक की भी, मास निकालना था कॉपर का। थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, बट ये टॉपिक कई बार पूछा गया है डीएसएसपी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, 1 नंबर आपको फ्री का मिलेगा, मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा। देखो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन वेदर द रेज आर पैरेलैक्सियल और नॉट। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कि रेज पर डिपेंड करेगी कि अब वो पैरेलल है कि नहीं है। तो आपको पता होगा कि जब हम फोकस डिफाइन करते हैं तो हम एक लाइन बोलते हैं कि फोकस क्या होता है, फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर इन्फिनिटी से जो रेज पैरेलल आ रही हो वो फोकस पॉइंट पर सारी फोकस कर जाती है। ठीक है, मैं इसको फिगर से समझा देता हूँ। मान लो आपके पास कोई मिरर है, इन्फिनिटी से कोई रेज आ रही है, तो सारी की सारी कहाँ जाएंगी, फोकस पर। ठीक है, तो इसमें जब हम फोकस के डेफिनेशन में ही हम ये वर्ड यूज कर लेते हैं कि पैरेलल रे, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या होगा, फोकस। इसमें पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन वेदर द रेज आर पैरेलैक्सियल और नॉट। तो इसमें से सिर्फ फोकस है किस ऐसी चीज है जो कि रेज पर डिपेंड करेगा, बाकी सब मिरर की अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोकस। फोकस ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला हुआ है द वर्क डन बाय अ पर्सन इन कैरिंग अ बॉक्स इज 15 kg, मतलब बॉक्स का जो मास है वो 15 kg है, थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 5 मीटर इज 5000 जूल। द मास ऑफ पर्सन हमें फाइंड करना है, जी की वैल्यू 10। तो देखो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, आपको क्या निकालना है, मास ऑफ पर्सन निकालना है। तो जो वर्क डन किया होगा उस पर्सन ने, वर्क डन, वो बराबर होगा किसके, एम जी इंटू हाइट के। यही तो होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी ही किसके बराबर हो जाएगी, वर्क डन के। अब यहाँ पर जो मास है वो टोटल मास होगा, क्यों, पर्सन खुद भी ऊपर जा रहा है और 15 kg का मास भी उसके साथ ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा एम की वैल्यू, तो एम में आएगा मास ऑफ पर्सन प्लस मास ऑफ बॉक्स इंटू में जी इंटू में एच, और यहाँ पर W। अब W की वैल्यू कितनी है, 5000, तो मैं इसको 5×10⁻³ लिख रहा हूँ। मास ऑफ पर्सन नहीं पता, निकालना है। मास ऑफ बॉक्स कितना है, 15 इंटू जी की वैल्यू कितनी है, 10, और हाइट की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, तो देखो 5 से तो 5 डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा चले गया, यहाँ पर 10⁻³ MP। अच्छा, एक पावर यहाँ से भी तो चली गई, तो उसको और डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 10 भी कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू MP प्लस 15 यानी कि 10⁻² का मतलब 100, MP +15। तो मास ऑफ पर्सन कितना आ जाएगा, 85 kg। तो इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, बस आपको ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और देखो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि फॉर्मूला में आपको दोनों का मास लेना है। अगर आप मान लीजिए मास ऑफ पर्सन लोगे खाली, मान लीजिए इस तरह से आप कर रहे हो mgs, तो यहाँ से जो मास आएगा ना वो भी एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन में, बट वो गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों का जो मास का सम है उसकी वजह से टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारी इतनी हुई है 5000 जूल। तो आंसर कितना हो जाएगा, 85 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A convex lens made up of material having refractive index कितना है, 1.2। Both the surfaces of the lens are convex. If it is dipped into water, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये हमें बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन अगर मैं डायरेक्ट कह दूं तो 9th-10th से तो नहीं है, 12th लेवल में हम पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में। तो हमारे पास एक लेंस है जिसके दोनों जो सरफेस है वो कैसे हैं, कॉन्वेक्स। ठीक है, अब इस लेंस को देखो, पहले यहाँ पर क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है 1.2, मैं इसको मान लूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। अब इसको हम किसी लिक्विड में, लिक्विड दे रखा वाटर है उसमें डाल रहे हैं, तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे। अब मैं आपको वैसे डायरेक्ट भी बताऊंगा, इसको मैं पूरा सोल्व भी करवाऊंगा। डायरेक्ट भी हम आंसर लगा सकते हैं और सोल्व करके भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखो एक लेंस मेकर फॉर्मूला होता है क्लास 12th में, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। R1 होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इस वाले सरफेस का, फर्स्ट सरफेस का, जो कि इस तरफ होगा, और R2 होता है सेकंड सरफेस यानी कि इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि इस तरफ होता है। तो इस क्वेश्चन में R1 और R2 तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ मीडियम चेंज कर रहे हैं। उस लेंस को हम बाद में किस में इमर्ज कर दे रहे हैं, बाद में वो किसी लिक्विड में आ जा रहा है, वाटर में। तो फर्स्ट केस में यहाँ पर
जो फोकल लेंथ है उसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा म्यू एल यहाँ पर रहेगा। अब सेकंड केस में देखा जाए अगर, तो 1/f यानी कि फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। तो अब वो कैसे चेंज होगी, देखो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलेगा अब वो चलेगा लेंस का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जो भी वो वाटर रहा होगा माइनस के 1 और मल्टीप्लाई में 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो अगर उसका बिहेवियर चेंज होगा तो वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। क्यों? क्योंकि 1/r1 और 1/r2 माइनस का ये चीज चेंज नहीं होगी अगर आप मीडियम चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो देखो 1/f इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मान लीजिए आपके पास कोई फॉर्मूला है 1/2 म्यू, तो हम उसको लिख सकते हैं μ2/μ1। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर माइनस के 1। और ये चीज तो खैर चेंज होगी नहीं, उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट मैं लिख देता हूँ। अब म्यू एल की वैल्यू कितनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है 1.2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 माइनस के 1 और यहाँ पर 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छा एक चीज बता देता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नॉर्मली कैसे होती है, पॉजिटिव। अब आप एक चीज देखो यहाँ पर 1/f यहाँ पर है, ये 1.2/1.33 1.2/1.33 ये 1 से कम आएगा। और जब आप इसका डिफरेंस लोगे -1 से, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कैसा साइन आ जाएगा, एक नेगेटिव। जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव। मैं फिर से कह देता हूँ 1.2 जो है वो कम है 1.33 से, तो जो भी वैल्यू आएगी मतलब 1.2/1.33 वो लेस देन आएगा 1 से। तो इसका मतलब ये चीज 1 से कम है और -1 यहाँ पर हो रहा है। तो फोकल लेंथ कैसी आएगी, हमारी फोकल लेंथ कैसी आएगी, वो आ जाएगी नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पर देखो ये तो चेंज नहीं होगा, इसकी वजह से ये पूरी कैलकुलेशन नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो लेंस अभी कॉन्वेक्स लेंस था, पानी में डाल के उसको जो उसका बिहेवियर है वो चेंज हो जा रहा है, तो अब वो कैसा हो गया है, कॉनकेव टाइप। कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। और कॉनकेव देखो, कॉन्वेक्स का जो दूसरा नाम है, कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्ज करता है ये रेखो, तो कन्वर्जिंग। ठीक है, और कॉनकेव का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा अपना, डाइवर्जेंट लेंस। तो थोड़ा टाइम लगा बट मैं अभी आपको इसको डायरेक्ट भी बताता हूँ। तो ये तो था डिटेल सॉल्यूशन। अब तुरंत कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसके लिए बस आप एक चीज ध्यान रखना, मैं बाकी की चीज से पहले यहाँ पर हटा देता हूँ। देखो ये मेथड आप डायरेक्टली यूज करोगे तो इजिली आंसर आपका आ जाएगा, सेकंड वाला। तो इसमें मेथड ये है कि मान लीजिए आपका पहला जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस आपके पास है। ठीक है, अब इस कॉन्वेक्स लेंस को आपने इमर्स कर दिया है, इमर्स कर दिया है किसमें, मान लीजिए किसी भी लिक्विड में या किसी भी सब्सटेंस में। तो अगर ये कंडीशन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ठीक है, अगर ये वैल्यू कम होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ उस पर्टिकुलर लिक्विड के जिसमें भी आप इसको डाल रहे हो, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बन जाएगा कॉनकेव। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फोकल लेंथ आपकी कैसी आएगी, नेगेटिव। तो आपको जो कॉन्वेक्स लेंस था वो कैसा हो जाएगा, कॉनकेव, वो कैसा हो जाएगा, कॉनकेव। लेकिन अगर ये चीज है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ठीक है, वो ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड से, लेंस, तो उस केस में क्या रहेगा, वो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉन्वेक्स ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस इस केस में कैसे रहेगा, कॉन्वेक्स, जबकि यहाँ पर कैसा हो गया, कॉनकेव। अब चलो ये भी आपको थोड़ा ज्यादा टिपिकल लग रहा हो तो इसका मैं एक और याद करने का तरीका बता देता हूँ। अब देखो जो लेंस है, अच्छा ये चीज आपको समझ में आ गया, इस पर्टिकुलर केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कम था वाटर से, इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव बन जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट लेंस। अब इसी चीज को अगर आपको ध्यान रखना है, मान लो हम ये भी भूल गए, फॉर्मूला भी भूल गए, डायरेक्ट कैसे करें, तो अब आप एक चीज देखो, मैं बाकी चीजें हटा देता हूँ, एक मिनट बस। हम जो लेंस है उसको किसी लिक्विड में ले जा रहे हैं, ठीक है, मैं इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। हम अपने लेंस को किसी अननोन लिक्विड में ले जा रहे हैं, ठीक है,
अननोन लिक्विड में ले जा रहा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल है लेंस, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू लिक्विड। तो एक चीज देखो, अगर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया इस लिक्विड का, अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेवियर उसका चेंज हो जाएगा ना, कॉनकेव हो जाएगा कॉन्वेक्स है तो, और वाइस वर्सा। तो जाहिर सी बात है आप अपने रीजन से किसी दूसरे के रीजन में जा रहे हो और यहाँ पर इसका दबदबा है, यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग तो होना पड़ेगा, आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इस केस में चेंज हो जाएगा, मतलब कॉन्वेक्स लेंस कैसा हो जाएगा, कॉनकेव। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो भैया जब आप किसी दूसरे के रीजन में जा रहे हो तो उनके अकॉर्डिंग आपको ढलना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है, तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका अपना दबदबा ज्यादा है, आपका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इस केस में, ठीक है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो फिर उसको चेंज होने की जरूरत ही नहीं है, तो वो कॉन्वेक्स का कॉन्वेक्स ही रहेगा। तो आप इसको इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस पर मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया क्योंकि तीन चीजें मैंने आपको बता दी, तीनों में से जोन सा भी आपको सिंपल से सिंपल लगे आप उसको यूज करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम बचाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A point object placed at a distance of 15 centimeter on the principal axis of convex lens of focal length at 12 centimeter. On the other side of lens, a convex mirror is placed at a distance of 20 centimeter from the lens such that the image formed by the combination coincide with the object itself, or we have to find out the focal length of convex mirror. आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, कोशिश कीजिए आपको इसको खुद से सोल्व करो, और अगर नहीं होगा तो फिर जो मैं आपको मेथड बताऊंगा उससे हम सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ था, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पर, और यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर एक कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर रखा हुआ है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ, एफ हमें फाइंड करना है कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ। और ये बोला हुआ है कि जो भी फाइनल इमेज बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, जहां पर ऑब्जेक्ट खुद रखा हुआ है। तो देखो कब ऐसा पॉसिबल होगा, यहाँ से रेज जाएंगी, ठीक है, वो अपनी इमेज बनाएगी यहाँ पर कहीं, जो भी इमेज बनेगी उसकी इस तरफ कहीं पर इमेज बनेगी, और ये जो इमेज बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि इससे जो रिफ्लेक्शन होगा बाद में वो कहाँ पर अपनी इमेज बन जाएगी, इसी तरफ पर। तो एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले जो लेंस है, जो फर्स्ट लेंस है उसकी इमेज देख लेते हैं, उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो और हमें क्या निकालना, अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता लग जाए, जो कि किसके बराबर होगा, आर इक्वल टू वी माइनस डी के। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, डी क्या है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन। ठीक है, तो अगर मुझे वी और डी, देखो वी तो अभी मुझे निकालना पड़ेगा, डी मुझे पता है 20, तो मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लग जाएगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन क्या होता है कि फोकल लेंथ जो होता है वो बराबर होता है, फोकल लेंथ बराबर होता है आर बाय 2 के। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लेंस की इमेज की वैल्यू निकाल लेते हैं, वी की वैल्यू। तो फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। फोकल लेंथ लेंस की हमें पता है 12 सेंटीमीटर होगी, पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। 1/v माइनस के u की वैल्यू, हमेशा जब भी आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो v u की वैल्यू कैसे लेंगे, u की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पर दी हुई है माइनस के 15। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/12। देखो यहाँ पर कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, तो फोकल लेंथ इसलिए मैंने पॉजिटिव ली है। अभी माइनस माइनस प्लस और उधर जाएगा फिर से कैसा हो जाएगा माइनस के 1/15। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 60। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, यहाँ पर आएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 5, और यहाँ पर आएगा 4। तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/v इक्वल टू 1/60। तो मैं कह सकता हूँ v इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब आपको मैंने बताया कि देखो इमेज यहाँ पर तभी बन सकती है जब यहाँ पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बन रही हो। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा v माइनस डी। r हमें निकालना है, v कितना 60 माइनस डी कितना 20, तो r इक्वल टू कितना हो गया 40। और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है तो r/2 कितना हो जाएगा फोकल लेंथ, यानी कि 40 का हाफ कर दो 20, तो हमारी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्ट 12th का ही है,
10th लेवल का ये क्वेश्चन नहीं होगा रे ऑप्टिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं पूरा सोल्व नहीं कर पाऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा क्यों, उसका रीजन है। अगर आप इसको, वैसे 12th क्लास से ही है, अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, और इतना ज्यादा टाइम भी हमें किसी एक क्वेश्चन पर नहीं देना है। तो इसको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। देखो कैसे, यू शेप का कोई वायर रखा हुआ है यहाँ पर, कॉनकेव मिरर से आगे है, और आपको बताना है कि इसकी जो इमेज बनेगी वो उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पर ये इस तरह से ऐसे वायर रखा हुआ है। तो अभी इसकी अगर टोटल लेंथ में देखूं तो कितनी आएगी, 10 + 10, और ये वाली भी 10 ही होगी, यहाँ से यहाँ तक 10, यानी कि अभी वो कितने सेंटीमीटर का है, 30 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट। अब ये कह रहे हैं फोकल लेंथ यहाँ पर हमें निकालनी कितनी होगी, सॉरी टोटल लेंथ हमें निकालनी कितनी होगी इमेज की। तो मान लो इमेज जो होगी, पहले एक काम करो, यहाँ पर ये डिस्टेंस दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो भैया फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, उसका हाफ कर दो, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ये 10 हो गया, ये इसका 20 हो जाएगा, और ये देखो उससे भी दूरी पर रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से, जो फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट वायर, वो बियॉन्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है। तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, वो इस तरफ बनेगी बिटवीन एफ एंड 2F, और जैसी भी बनेगी वो कैसी बनेगी, इन्वर्ट हो जाएगी, मतलब काफी छोटी बनेगी, काफी छोटी बनेगी, ठीक है। सिमिलरली इसकी जो इमेज है ये भी बियॉन्ड 2F रखा है, इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, छोटी बनेगी, और इस तरह से हो जाएगी। अब देखो, एक बात तो श्योर है, यहाँ पर इनिशियल जो फोकल, यहाँ पर टोटल लेंथ है वो कितनी है, 30। तो जाहिर सी बात है जो भी आपकी फाइनल यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट यू साइज बनेगा, मैं इसको थोड़ा अलग मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये जो यू साइज बनेगा ये 30 सेंटीमीटर से तो बहुत ही कम होगा। तो 30 सेंटीमीटर तो हो नहीं सकता, क्योंकि 30 से कम होगा, ठीक है। लेंथ इसकी 40 भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप देखो जो इमेज है ना, इसकी जो इमेज बनेगी वो काफी छोटी हो जाएगी, तो इन दोनों को मैं नहीं ले सकता। और देखो इसमें काफी छोटी हो जाएगी ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका आंसर यही हो पाएगा जो सबसे छोटा होगा आंसर में, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैंसिल करना है। तो वैसे सोल्व करोगे तो काफी बड़ा पड़ेगा, हो जाएगा, बट इतना टाइम आपको देना नहीं है क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A force of attraction between two bodies separated by distance is d। डिस्टेंस दे रखा है दो बॉडी के बीच में d, और उनके बीच में फोर्स है F। The distance for which the force of attraction between them is 64F। पूछा है कि उनके बीच में क्या डिस्टेंस हो जाए, ठीक है, d डैश की वैल्यू क्या हो, ऐसी हो जाए कि जो फोर्स है वो 64 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, ठीक है। जो नई फोर्स है वो 64 टाइम्स हो जाए। तो इसमें क्वेश्चन में पूरे में मास चेंज करने को नहीं बोला है, सिर्फ डिस्टेंस कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब देखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स का, G m1m2/r²। तो अगर मान लो G भी कांस्टेंट होता है हमेशा, यहाँ पर मास भी चेंज नहीं कर रहे, तो फोकल लेंथ इनवर्सली किस पर डिपेंड कर रहा है, r के स्क्वायर पर, r के स्क्वायर पर। तो आप एक चीज देखो, फोकल लेंथ हमारी 64 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस तो कम ही होगा, डिस्टेंस की वैल्यू कम ही होगी। अब कितनी कम होगी वो देख लेते हैं। तो देखो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, F1/F2 बराबर किसके हो जाएगा, डिस्टेंस जो भी है बाद में, तो ये बराबर हो जाएगा D2/D1 के। अब F1 कितनी, मान लो F, सेकंड में फोकल मुझे निकालनी है, सॉरी यहाँ पर F डैश मुझे निकालना है, D2 मतलब कि बाद में जो डिस्टेंस है वो मुझे निकालना है D2। तो मैं उसको D डैश लेके चल रहा हूँ। F डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, F डैश को मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 64 टाइम्स हो गई है ना, तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पर पुट ही कर देता हूँ, 64 ऑफ F। यहाँ पर कितना हो जाएगा D डैश, देखो स्क्वायर पर डिपेंड करते तो स्क्वायर हो रहेगा, तो D डैश का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर D का स्क्वायर। तो F से तो F कैंसिल हो जाएगा, तो D डैश की वैल्यू डायरेक्ट आप कंपेयर करोगे तो कितनी आ जाएगी, D/8। मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस कम ही होगा, तो ये तो वैसे भी नहीं होने वाला। और किस पर डिपेंड करेगा, इनवर्सली डिपेंड करेगा स्क्वायर पर। तो डायरेक्टली वैसे भी आप डायरेक्ट देखो 8 से कितना होता है 64, तो डायरेक्ट ऐसे भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बात मैंने काफी ज्यादा नोटिस करी है शिफ्ट 1 में भी
और शिफ्ट 2 में भी। मुझे लगता है कि डीएसएसबी का एक फेवरेट टॉपिक है क्या, ये 10th क्लास का रे ऑप्टिक्स यानी कि लेंस और मिरर। लेंस और मिरर बहुत क्वेश्चन इससे मैंने देखे, शिफ्ट 1 में भी, शिफ्ट 2 में भी, शिफ्ट 3 में भी। तो आप इस टॉपिक को अपने जरूर पक्का कर लो, श्योर कर लो, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, बहुत बेनिफिट मिलेगा। काफी बार इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाती है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, अ कॉनकेव मिरर हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 40 सेंटीमीटर is placed in front of illuminated point source at a distance of 30 centimeter from it. Find the location of image. तो ये क्वेश्चन भी आपको 10th क्लास में मिल जाएगा। देखो है क्या, यहाँ पर कॉनकेव मिरर रखा हुआ है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 40 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर बोले तो इस तरह से, और ये जो कॉनकेव मिरर है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। तो बेटा फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होगा, यानी कि इसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखो, इन्होंने बोला है कि जो मिरर है वो 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर फ्रंट पे रखा हुआ है, किससे, इस इल्यूमिनेटेड लाइट सोर्स से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, यू, ये जो लाइट सोर्स है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 हो गया। तो इसमें यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी -30 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ हमें कितनी दे रखी है, वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना था 40, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 20, उसका हाफ कर दिया, और पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि मिरर है, कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ यहाँ पर नेगेटिव लेनी पड़ेगी कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव, कॉनकेव में हमेशा नेगेटिव। अब निकालना क्या है, लोकेशन बतानी इमेज की। तो इमेज की लोकेशन कैसे पता की जाए वो देखते हैं। वैसे इसका कोई डायरेक्ट मेथड भी होता है क्या, यस। देखो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है, क्या मैं कह सकता हूँ कि वो बियॉन्ड बियॉन्ड नहीं, वो एफ और 2f के बीच में रखा हुआ है। वैसे यहाँ पर एफ नहीं, यहाँ पर हम बोलेंगे एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ऐसे केस में जो आपकी इमेज बनेगी वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, तो आपकी जो v की वैल्यू आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्यादा आएगी, यानी कि वो 40 से रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज्यादा आएगी, यानी कि 40 से ज्यादा डिस्टेंस आएगा आपका। अब ऐसा यहाँ पर कितने ऑप्शन है 40 से ज्यादा, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 50 और 60 वही 50-50% हो गए, तो अब आगे मुझे सोल्व करना पड़ेगा। वैसे अगर यहाँ पर मान ले कोई और डिस्टेंस होता ना 60 से कम, तो मैं उसको इग्नोर करके डायरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करता। तो अब निकाल लेते हैं, इसके लिए आपको वैल्यू पुट करनी होगी सिर्फ यहाँ पर। तो मिरर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी है -20 इक्वल टू 1/v की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है -30। तो यहाँ से v की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको आप 1/v को इधर ही रखो, ये माइनस के 1/20, और ये इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस के 1/30 1/v। ठीक है, आप 20 और 30 का एलसीएम लीजिए, ये कितना आ जाएगा 60 इक्वल टू 1/v, यहाँ पर -3 और यहाँ पर +2। तो मैं कह सकता हूँ 1/v कितना आ जाएगा -1/60, या v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। तो -60 सेंटीमीटर, तो ये बात बता रहा है कि जो इमेज बनेगी वो इसी तरफ बनेगी, और -60 मतलब कि 60 सेंटीमीटर पर बनेगी फ्रॉम द पोल। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें सिर्फ आपको ये फॉर्मूला यूज करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आप मेरे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार सोल्व करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नहीं हो पा रहा है तब आप यहाँ पर सॉल्यूशन देखें। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन 10th क्लास के आपको एनसीईआरटी बुक में भी इवन मिल जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको डायमंड का दिया हुआ है 2.4, और वेलोसिटी ऑफ लाइट दी हुई है एयर में 3 × 10⁸ तो देखो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू c/v। मतलब ये v क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन उस पर्टिकुलर मीडियम, यानी कि यहाँ पर डायमंड हो जाएगा। तो वेलोसिटी आ गया c/μ,
सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास 2.4। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जाहिर सी बात है स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 1.25। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो ना, सबसे पहले ध्यान दो आंसर की जो यूनिट है वो एसआई यूनिट है या वो सीजीएस यूनिट है। अब इस क्वेश्चन को देख दो। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। ऑफ अ बॉडी ऑफ वेट, यहाँ पर वेट कितना है 9.8, वेट ऑफ बॉडी कितना है 9.8। तो व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है 9.8 और वेट कितना है 9.8, ठीक है। तो देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन वो वेट की तो बराबर होता है, ठीक है। तो फोर्स और वेट यहाँ पर बराबर ही हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्टली फोर्स और वेट बराबर हो गए तो जितनी फोर्स है वही वेट के बराबर होगा, ठीक है। तो आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा 9.8 न्यूटन। बाकी क्वेश्चन में बस आपको घुमाया है लैंग्वेज में, लैंग्वेज अगर समझ जाए तो डायरेक्टली हो जाएगा, वरना दिक्कत हो सकती थी इसमें। तो जो भी वेट है बॉडी का वही उसकी फोर्स भी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब उतनी फोर्स आपको देनी पड़ेगी ना उसको एक्सीलरेट करवाने के लिए, तो इसलिए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 9.8। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रे ऑफ लाइट, अच्छा देखो डायरेक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्नेल्स लॉ से है क्लास 10 से, कैसे समझते हैं। A ray of light moving from one medium to another medium and the angle of incidence is 45. The angle of refraction is 30 degree. We have to find out the refractive index of the medium. तो ये देखो अगर मान लीजिए कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहाँ पर इंसिडेंस एंगल कितना है 45 और रिफ्लेक्शन एंगल कितना है 30, बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो म्यू इक्वल टू साइन इंसिडेंस की वैल्यू 45, रिफ्लेक्शन की वैल्यू 30, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, साइन 30 की होती है 1/2, ये यहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा, तो 2/√2 यानी कि √2 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो सिंपल था, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगा और इजिली भी हो गया। तो आपको स्नेल्स लॉ को भी ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट करते हैं। A boy stand 83 meter in front of a high wall and then blows a whistle. Calculate the time interval when he hears an echo. Speed of sound दिया हुआ है 332 मीटर पर सेकंड। फिर से मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन शिफ्ट 2 का है और शिफ्ट 1 में भी सेम क्वेश्चन आया था, बस वहां पर यहाँ पर ये सीटी बजा रहा है और वहां पर वो क्लैपिंग बजा रहा था बच्चा, सेम क्वेश्चन था। तो इसमें मान के चलते हैं कि यहाँ पर बच्चा है जो कि विस्लिंग कर रहा है, ये वॉल है और ये बॉय हो गया। अब कह रहे हैं कि ये 83 मीटर सामने इन फ्रंट ऑफ अ हाई वॉल, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 83, ओके। और बोला है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितनी है 332 मीटर पर सेकंड, ये मीटर में दिया हुआ है। तो कितने समय बाद वो अपने इको को वापस सुन लेगा। तो देखो अगर वो विस्लिंग कर रहे हैं, बच्चा विस्लिंग कर रहा है, तो आवाज उसकी इधर जाएगी फिर टकरा करके वापस आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा वो देख लेते हैं हम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, टाइम हमें निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा 83 इधर और 83 इधर, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 इंटू 83। स्पीड हमें गिवन है 332 इंटू टाइम निकालना है, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू में 83 अपॉन में 332, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 0.5 सेकेंड। तो आंसर कितना हो जाएगा 0.5 सेकेंड। तो ये भी आसान था। और ऐसे मैंने आपको अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन देखे हैं, शिफ्ट वन में 2 क्वेश्चन और यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन थे शिफ्ट 2 में भी, मतलब कंसेप्ट सेम था, टॉपिक वही था, वैल्यू सिर्फ चेंज हो गई थी। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। A sphere of mass 2 kg strike another, ये भी इस ऐसा क्वेश्चन सेम मैंने शिफ्ट 1 में भी देखा था। तो होता है क्या कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 में
क्वेश्चन का जो टॉपिक होता है वो सेम होता है, थोड़ी बहुत बस वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका फाइनल एग्जाम शिफ्ट 3 में है, तो आप जो बच्चे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पेपर देकर के आ रहे हैं, एटलीस्ट उनसे टॉपिक पूछ लो कि किन टॉपिक से क्वेश्चन बने, और अगर मान लो आपको याद नहीं है तो उस टॉपिक को रिवाइज कर लो उसी दिन। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। स्फेयर ऑफ मास 2 kg, तो यहाँ पर स्फेयर है 2 kg का, और यहाँ पर दिया हुआ है कि एक मास है 3 kg का जो कि रेस्ट में है, तो ये रेस्ट पर है और इसका मास कितना है 3 kg। स्फेयर ऑफ मास 2 kg स्ट्राइक, तो ये स्फेयर ये 2 किलोग्राम का जो स्फेयर है ये 3 किलोग्राम वाले स्फेयर से टकरा रहा है, और किस स्पीड से टकरा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। और बोला है कि इफ दे मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन व्हाट इज द कॉमन वेलोसिटी। तो आफ्टर कोलिजन एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, मतलब कि कोलिजन कैसा हो गया इन इलास्टिक, जब दोनों में बॉडी एक हो जाती है, चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल मास होगा मैं कह सकता हूँ m1 प्लस m2 के बराबर होगा। m1 कितना 2, m कितना 3, तो ये आ गया 5 kg। तो आपको बताना कि फाइनल स्पीड कितनी होगी जब ये दोनों एक दूसरे से चिपक चुके हैं, स्टिक टुगेदर हो गया है, उसके बाद कॉमन वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैं मान लेता हूँ v है कॉमन वेलोसिटी। अब इसमें भी आप एक कंसेप्ट लगाओ, क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जितना भी इनिशियल मोमेंटम होगा वो बराबर होगा फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, यानी कि m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब आप ये देखो v2 तो मैं कितना लूंगा 0, क्योंकि ये वाला रेस्ट पर दिया हुआ है, तो ये पोर्शन तो 0 हो जाएगा। तो m1 कितना 2, v1 कितना 5 प्लस m2 कितना 3 इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी थी 0, रेस्ट पर था वो। मास फाइनल कितना हो गया 5 इंटू स्पीड हमें निकालनी है कॉमन स्पीड, ये मैंने v मान लिया है कॉमन स्पीड। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 मतलब 5 प्लस 0 इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा, अच्छा एक यहाँ पर हमें कॉमन वेलोसिटी निकालनी है, हमें कॉमन स्पीड निकालनी है वेलोसिटी। तो ये देखो यहाँ पर कितना आ गया 10, ये हो गया 5 इंटू वी सी, तो वी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो सेम क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी था, शिफ्ट 2 में भी सेम कंसेप्ट है, कंसेप्ट सेम रहेंगे, बस वैल्यू चेंज कर देते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इलास्टिक के भी आप क्वेश्चन देख लेना, क्लास 11th में आपको इलास्टिक मिल जाएगा, इन इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन। अब इस क्वेश्चन को देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग बॉडी इज शोन इन फिगर, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस दे रखा है और इसमें टाइम दिया हुआ है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, पूछा है कि कितनी फोर्स बॉडी पर लग रही होगी। अब फोर्स किसका, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक चीज देखो, डिस्टेंस यहाँ पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पर, टाइम पर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो ये क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन में ही तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड कितनी हो गई, स्पीड कितनी हो गई कांस्टेंट, मतलब कि नो चेंज। स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितना होगा 0, तो फोर्स भी कितनी हो जाएगी 0। तो कुछ ज्यादा करने नहीं, डायरेक्ट देख करके आंसर हमारा 0 आ जाएगा। मैं तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूँ यहाँ पर। जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो स्लोप होता है, ठीक है, ये जो स्लोप होगा ये आपको क्या देगा, स्पीड की इंफॉर्मेशन या वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन। तो स्लोप यहाँ पर देखो, स्लोप कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट स्लोप मतलब स्पीड भी कांस्टेंट, और स्पीड कांस्टेंट जब भी होती है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम ही तो होता है। तो जब स्पीड ही चेंज नहीं हो रही तो होगी, तो एक्सीलरेशन कितना 0 और फोर्स भी कितना 0। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सेम ऐसा क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी था। यहाँ पर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन इन बिलो, द टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है। तो अगर आप क्लास 9th भी अगर आपने पढ़ी होगी तो भी आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, मतलब कि फिजिक्स पोर्शन उसका। तो डिस्टेंस आपको निकालना है। देखो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का आप एरिया निकाल रहे हो ना, वही एरिया आपको क्या देगा, डिस्टेंस। तो यहाँ पर भी मैं वही कोशिश करूंगा डिस्टेंस निकालने की, किससे, एरिया से।
तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा एरिया अंडर वीटी कर्व या वीटी ग्राफ। अब ये एरिया कैसे निकाला जाए, तो एरिया हम पूरा ये जो आपका ट्रेपीजियम बन रहा होगा इस पूरे का हम एरिया निकालेंगे। तो उसके लिए ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा कितना 100 और सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब एक तो ये हो गई 15 और ये ऊपर वाली साइड कितनी हो जाएगी 10 - 5 यानी कि 5। तो बस आपको ये वैल्यू पुट करनी है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ a प्लस बी इंटू में एच। ए और बी क्या है पैरेलल साइड, तो 1/2 नीचे वाली को मैं a ले लेता हूँ ऊपर वाले को b, तो ये हो जाएगा आपका 15 + 5 मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये हाइट जो है तो वो कितनी है 100। इसको आपको सोल्व करना है। यहाँ पर होगा 20 इंटू में 100 अपॉन में 2, इसको हटा दो तो ये कितना आ जाएगा 1000 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बस आपको एरिया यहाँ पर निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, एरिया वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है लेकिन 9th क्लास के मोशन चैप्टर से आप इसको कर पाओगे। देखो कैसे कहा है कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं। एट व्हाट हाइट विल इट काइनेटिक एनर्जी बी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कहा है कि अगर आप इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी हमारी इनिशियल आई है, काइनेटिक एनर्जी ये है, तो कितनी हाइट के बाद जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर फाइनल बच जाएगी वो हाफ होगी इनिशियल वैल्यू के। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब इसमें आप एक कंसेप्ट लगा सकते हो, देखो क्या, जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो उसकी स्पीड कम होगी, यानी कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी होगी किसमें पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं कह सकता हूँ जो पोटेंशियल एनर्जी वो गेन करेगी mgh वो बराबर होगा डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस सॉरी देखो इनिशियल ज्यादा होगी तो इनिशियल माइनस फाइनल मुझे करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है तो ये मैं लिख सकता हूँ हाफ m इनिशियल का स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ m u का स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, तो वो कहा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल है इनिशियल का हाफ, तो 1/2 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है 1/2 mu स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 mu का स्क्वायर। ये यहाँ पर कितना आ गया 1/2 mu का स्क्वायर माइनस 1/2 2 × 4 mu का स्क्वायर, ये किसके बराबर चल रहा है mgh के। अब आप एक चीज देखो m सब में कॉमन है हटा दो तो ये कितना आ गया g इंटू में h इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4 और मल्टीप्लाई में क्या u का स्क्वायर। तो बस अब आपको हाइट निकालनी है तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। h इक्वल टू g की वैल्यू हमें पता ही कितनी है, दे नहीं रखी तो आप 10 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। तो ये 1/2 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा 1/4 इंटू में u का स्क्वायर अपॉन में g की वैल्यू 10। तो जब आप ये वैल्यू रखोगे तो हाइट आएगी आपकी 10, ठीक है 1/, यहाँ पर 4, u की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 20 अपॉन में 10। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A solid weight 50 gf in air, ये गर्लफ्रेंड वाला gf नहीं है, ग्राम फोर्स है, and 44 gf in liquid of relative density 0.90 when completely immersed, find the density of solid। तो ये क्वेश्चन फिर से कह रहा हूँ मैं शिफ्ट 2 में दूसरी बार पूछा गया है, मतलब टॉप क्वेश्चन सेम नहीं मिलेगा बट टॉपिक वही है और मैंने हर जगह इसी फॉर्मूले का अप्लाई करा है। जो वेट होगा अपेरेंट वो बराबर होगा रियल वेट कितना था एयर में माइनस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो पा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, पहले वेट कितना था 20 gf,
फिर बाद में कितना हो गया 44 GF कम हो गया, तो ये एपरेंट वेट हो जाएगा WA जो कम हो गया है। रियल वेट कितना 50 GF माइनस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना हो गया वो पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अभी W ही लिख रहा हूँ, W लिक्विड वो कितना हो जाएगा, आप इसको उधर ले आइए तो 50 माइनस 44 यानी कि आ जाएगा कितना 6 GF। तो ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड आ गया है। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपके पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो काम करते हैं, पहले वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ है वो निकाल लेते हैं। तो देखो वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड अपॉन इट्स डेंसिटी, और इसने कहा है कि जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है 0.90। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने मास निकाला 6 GF, इसको आप लिख लीजिए। रो कितना है यहाँ पर 0.90। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम आपका आएगा 6.66 और यूनिट क्या रह जाएगी इसकी सीसी, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम के आगे कितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ। अब आप एक चीज देखो, जब आप सॉलिड को उसमें डाल रहे हो तो जितनी सॉलिड की वॉल्यूम होगी उतना ही वॉल्यूम तो वो डिस्प्लेस कर पाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मटेरियल बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा, वो भी इतने रहेगा यानी कि 6.66। अब आपको करना क्या था, फाइनल टारगेट देखो, फाइंड द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो मुझे डेंसिटी निकालनी है सॉलिड की, मुझे डेंसिटी निकालनी है सॉलिड की। वॉल्यूम मुझे पता है इसकी 6.66, मुझे उसका वेट भी पता है कितना है 50 GF। तो फॉर्मूला आप अप्लाई कर लो, निकालना क्या है डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू M अपॉन V, किसका सॉलिड का हम लेंगे यहाँ पर, M कितना उसका 50 GF अपॉन में क्या वॉल्यूम 6.66। ठीक है, तो देखो ये जितनी भी हम काम कर रहे हैं वो सब किस में कर रहे हैं CGS में, तो अपना आंसर भी किस में आएगा CGS यूनिट में आएगा। तो 50 को 6.66 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब। तो आंसर आ जाएगा 7.5। तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आ रहा है। एक तो ये, दूसरा कंसेप्ट ये कि जो भी लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा उसकी वॉल्यूम उस बॉडी के ही वॉल्यूम के बराबर होगी जिसको आप इमर्स कर रहे हो। तो ये दो कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, मतलब जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इन दो चीजों को आप स्टार मार्क करके नोट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A car covers the first half of distance between two places at a speed of 40 and 60 km/h, and we had to find out the average speed of the car। तो इसको भी मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, आप इजी वाला ही करना ऑफ कोर्स पेपर में, बट मैं आपको समझा देता हूँ। देखो कैसे, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस है A से B। अब वो कहा है कि हाफ डिस्टेंस उसका कवर किससे कर रहा है 40 से, तो यहाँ से यहाँ तक वो आगे मान लो कितनी स्पीड से 40 km/h। तो एक काम करते हैं, मैं टोटल जो डिस्टेंस है ना उसको मान लेता हूँ 2x। तो x डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है, लेट t1 टाइम लगा है। फिर बाकी का जो x डिस्टेंस है उसको कवर करने में लेट t2 टाइम लग रहा है, लेकिन स्पीड कितनी हो गई अब उसकी 60 km/h। हमें निकालना है एवरेज स्पीड v एवरेज। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल जो उसको डिस्टेंस कवर करना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये भी 9th क्लास से ही है, अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x प्लस एक्स यानी कि 2x अपॉन t1 प्लस t2, ये टोटल टाइम होगा अपना। बट एक चीज देखो कि फाइनल जो आंसर है ना उसमें ना तो x है उसमें ना t है, तो आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 2x अपॉन t1 यानी कि ये वाला जो टाइम हो जाएगा फर्स्ट केस में, फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितना x, स्पीड कितनी है उसकी 40, टाइम कितना t1 माना है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी x अपॉन 40। सिमिलरली सेकंड केस में t2 टाइम है तो वो किसके बराबर हो जाएगा x अपॉन 60 के, x अपॉन 60। तो v एवरेज हमारा आ जाएगा 2x, x नीचे से कॉमन ले लो तो ये आएगा 1/40 प्लस 1/60। x से x तो हो गया कैंसिल, ठीक है,
आगे बस आपको एलसीएम लेकर के चीजों को सोल्व करना है। मैं करके दिखा देता हूँ। तो वी एवरेज हमारा आएगा 2 इंटू में, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 60 प्लस 40 अपॉन में 60 इंटू 40, इसको यहाँ ले आओ तो आ जाएगा 2 इंटू में 60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा, चलो मैं भी ऐसे लिख देता हूँ 60 प्लस 40, यानी कि 2 इंटू में 60 इंटू में 40 अपॉन में 100। आप इसको सोल्व कर लीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। टाइम लगा बट आप मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। ऐसे केस में जब बोला हुआ है कि जो दो डिस्टेंस है वो सेम है, तो ऐसे केस में वी एवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करो, टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेलोसिटी अपॉन सम ऑफ टू गिवन वेलोसिटी। तो आप डायरेक्ट अगर करना चाहते हो तो इस मेथड से कर लो, बाकी मैंने आपको टोटल सोल्व करके भी दिखा दिया है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं। इस क्लास में इतना ही, मैंने अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सब किसके थे, शिफ्ट 2 के। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम शिफ्ट 3 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और आपको वीडियो कैसे लगी, अगर पसंद है तो लाइक करना, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करना और उसका रीजन भी मुझे बता देना। बाय एवरीवन, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पर रहिए और मास्क लगा करके रहिए।